हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मेडिकल नॉलेज में। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इससे पहले हमने 2 या 3 वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने सेल का पूरा डिस्क्राइब किया था। उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होता है उसको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था। उसके बाद बारीकी से एक-एक टॉपिक को मैं एक-एक वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इसको समझें, बारीकी से समझें। तो इससे पहले हमने बनाया था गोल्गी कॉम्प्लेक्स और आपका ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो अभी आज हम बनाने वाले हैं लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों ही जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, नीट के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको आप पढ़ेंगे तो इसको आप समझेंगे तो आपको भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, ठीक? तो आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स क्या होता है, ठीक? तो लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर, दे आर लार्ज साइज इन फेगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी। तो लाइसोसोम्स जो होता है एक गोलाकार जो राउंड शेप होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक? और उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह जो है फिल्ड होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोलेज भी बोलते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है वो काफ़ी लार्ज साइज के होते हैं और ये डब्ल्यूबीसी में ज़्यादा पाया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल में, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो फेगोसाइटिक नेचर होता है। फेगोसाइटिक नेचर का कहने की ये मतलब है कि अगर कोई सेल है वो डिस्ट्रॉय हो गया है किसी कारणवश, वो वेस्ट हो गया है या डेड हो गया है, तो उसको लाइसोसोम्स जो है वो उसको फेगोसाइट कर लेता है। फेगोसाइट करने का मतलब कि एक सेल जो है दूसरे सेल को एनगल्फ कर लेता है। एनगल्फ करने का मतलब उसको खा जाता है। हम नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो उसको खा लेना, उसको फेगोसाइटिक बोलते हैं। एक टर्म आता है पिनोकोसाइट। पिनोकोसाइट उसको बोलते हैं जो लिक्विड मटेरियल को जो जैसे पी लेते हैं, जैसे स्वेल कर लेते हैं, स्वेलिंग जो स्वेलिंग हम लोग जो करते हैं वो कर लेते हैं, उसको पिनोकोसाइट बोलते हैं। और ये जो हम यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म फेगोसाइट, फेगोसाइट कहने का ये मतलब है कि कोई भी सेल है जो डेड हो गया उसको अपने अंदर जो एनगल्फ कर लेना, उसी को फेगोसाइटिक नेचर बोलते हैं। वो लाइसोसोम्स का ये स्पेशल कैरेक्टर है, फेगोसाइटिक, पिनोकोसाइटिक, इसको आपको याद रखना है, ठीक? और आगे हम पढ़ते हैं कि लाइसोसोम्स फिल्ड विथ डिफरेंट 50 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स नेम्ड एसिड हाइड्रोलेज फॉर डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। सपोज मान लीजिए एक सेल है, उसमें कुछ ऐसा मटेरियल है जो अब वो किसी रिएक्शन के कारण उसका यूज हो चुका है, अब उसका कोई काम नहीं है। तो लाइसोसोम्स का ये काम है कि वो जो मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स है, उसको ये फेगोसाइट कर लेगा, यानी कि उसको वो खा लेगा, यानी कि उसको अपने अंदर ले लेगा, ठीक है ना? और ये कैसे होता है, क्योंकि जो लाइसोसोम्स है उसके अंदर 50 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जैसे हमारे शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन है, रेनिन है, उसी तरीके से जो है लाइसोसोम्स में जो है 50 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो फॉरेन मटेरियल को, फॉरेन सेल को, फॉरेन मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने में, उसको एनगल्फ करने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद जो है लाइसोसोम्स आर हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इमेज जो है वो ओवरलैप हो गया, इसको आप अपने तरीके से देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। लाइसोसोम्स आर हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल। पॉलीमॉर्फिक सेल कहने का ये मतलब है कि कोई भी बॉडी का जो मॉर्फोलॉजी होता है, मॉर्फोलॉजी जैसे कि हमारा 2 कान है, नाक है, मुँह है, वैसे ही जो है इस सेल का जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज होता है। हमारा चेंज नहीं होता है, बट इस सेल के अंदर ये कैरेक्टर है कि ये पॉलीमॉर्फिक है, ये अपना आकार कोई बदल सकता है, ठीक? और ये बिकॉज़ लाइसोसोम्स आर वेरी फिजिकल स्टेट, क्योंकि इसका जो रहने जो फिजियोलॉजिकल जो स्टेट है वो कभी भी बदल सकता है, कभी वो छोटा आकार बन जाए, कभी बड़ा बन जाए, कुछ भी हो सकता है लाइसोसोम्स का, क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिक सेल है, ठीक? अब हम पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या है, ठीक? सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का ये अर्थात होता है कि मान लीजिए कोई सेल है, उसी के अंदर एक छोटा-सा मॉलिक्यूल है, उसको डाइजेशन करना है, उसको डाइजेस्ट करना है, क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल हो गया, उसको डाइजेस्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें एक 2 टॉपिक आता है, हेटेरोफेगी और ऑटोफेगी। हेटेरोफेगी का मतलब कि डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल रिसीव्ड इन सेल बाय फेगोसाइटोसिस एंड पिनोकोसाइटोसिस। मतलब डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल, कोई भी मटेरियल जो अ रिसीव्ड बाय सेल, जो सेल ने रिसीव किया है, कोई फॉरेन मटेरियल जो सेल ने रिसीव किया है, ठीक? उसको लाइसोसोम्स जो है फेगोसाइटिक से और पिनोकोसाइटिस 2 प्रोसेस के थ्रू जो उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको हम लोग हेटेरोफेगी बोलेंगे। और एक है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी ये होता है जो डाइजेशन ऑफ डेड सेल आल्सो टेक प्लेस ड्यूरिंग स्टार्वेशन ऑफ सेल। सपोज समटाइम क्या होता है कि
जो हमारा सेल है उसके अंदर स्टार्वेशन हो गया, सपोज़ हम खाना नहीं खा रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी नहीं बन रहा है, खाना नहीं खा रहे हैं, तो एक सेल जो है दूसरे सेल को स्टार्वेशन के टाइम में क्या होता है वो इनगल्फ कर लेता है, उसको खा लेता है क्योंकि खुद को उसको सर्वाइव करना है। इसके लिए जो है हम लोग ऑटोफेगी बोलते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से ही वो अपने आप को जो है वो अगले सेल को खा लेता है, उसको हम लोग ऑटोफेगी बोलते हैं। उसके बाद हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में आपका पहला जो आएगा सेलुलर डाइजेशन आएगा, दूसरा आएगा ऑटोलाइसिस आएगा। सेलुलर डाइजेशन में ये होता है कि लाइसोसोम्स और ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एक सेल है, एक प्रोसेस है जिसमें कि जो बोन जो होता है, बोन उसमें जो एक्सेस पार्ट ऑफ कैल्शियम होता है उसको रिमूव करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट का बहुत बड़ा रोल है। अब जैसे कि हम समझते हैं कि जब भी कोई हड्डी टूटता है, उस जब वो जुड़ता है, जब वो रीमॉडलिंग होता है, तो उसमें ऑस्टियोक्लास्ट का जो बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद जब भी एक्सेस डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम में, तो उसमें जो ऑस्टियोक्लास्ट जो है उसको खा जाता है, कह सकते हैं हम लोग, खा जाता है कैल्शियम को, और उसका जो डेंसिटी है उसको जो कम कर देता है। तो ये जो काम है हमारे लाइसोसोम सेल ही करता है, और लाइसोसोम्स में जो सेलुलर डाइजेशन वही इसका रोल है। उसके बाद ऑटोलाइसिस, ऑल लाइसोसोम सेल रेस्ट टू डिसॉल्व सेल कंप्लीटली आल्सो गोस टू सेल। समटाइम्स क्या होता है कि कोई लाइसोसोम सेल जो है उसका वर्क खत्म हो गया, उसका फंक्शन खत्म हो गया है, अब उसका कोई रोल नहीं बचा, समझिए कि डेड हो गया है, तो वो जो है ऑटोमेटिक खुद ही सुसाइड पे, उसको इसलिए बोलते हैं कि वो खुद ही ब्रस्ट हो जाता है, फूट जाता है। ब्रस्ट मतलब फूटना ही होता है कि खुद में जो है वो अपना एक-एक पार्ट में टूट जाना, ब्रस्ट हो जाना, इसलिए उसको हम लोग सुसाइडल बेग भी बोलते हैं। और जो पुराने जो सेल होते हैं उसको भी रिमूव करते हैं, इसलिए उनको जो है लाइसोसोम्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक? तो लाइसोसोम्स आपके पूरे डिटेल से मैंने आपको बता दिया कि उसका फंक्शन क्या है, वो कैसे वर्क करता है, उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है ना? अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हमारे ऑर्गेनेल है, इसलिए हम इसको डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो टर्म एज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि वहाँ से पावर का जनरेशन होता है, जनरेट होता है। जनरेट कैसे होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही जो सिस्टर्नी होता है, मैट्रिक्स होता है, उसी में जो इनर मेम्ब्रेन है उसी में एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एटीपी क्या है? एटीपी हमारे शरीर का एनर्जी का एक फॉर्म है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, एटीपी। तो उसी को हम लोग जो है एनर्जी का जो प्रोडक्शन करता है, इसलिए हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्योंकि आजकल जो भी हम काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं या बैठ रहे हैं, कुछ भी हम करते हैं तो वो होता है एटीपी के थ्रू, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। सेकेंड में सेल विद इन सेल। अब हम लोग बोलते हैं कि एक तो सेल है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा सेल विद इन सेल, मतलब कि सेल के अंदर एक और सेल। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद एक डीएनए है, खुद का एक न्यूक्लियस है, इसका कंट्रोल जो है सेमी ऑटोनोमस है, खुद से कंट्रोल करता है अपना सेल को, अपना माइटोकॉन्ड्रिया खुद को कंट्रोल करता है, इसलिए जो है इसको सेल विद इन सेल भी बोलते हैं। उसके बाद मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनेल सेल, इसको हम लोग मोस्ट बिजी एक्टिव ऑर्गेनेल सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको एटीपी का प्रोडक्शन करना है, और एटीपी का प्रोडक्शन के लिए जो भी हमारा क्रेब्स साइकिल है, फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, जो भी प्रोसेस वो कंटिन्यू होते रहता है, तभी जाके हमारा जो एटीपी प्रोडक्शन होता है कंटिन्यू, और इसलिए इसको जो हमेशा हम लोग जो है बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनेल सेल बोलते हैं। उसके बाद जो है ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनोमस क्या है कि इसके अंदर जो डीएनए प्लस न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए जो है इसके अंदर सेमी ऑटोनोमस का भी फंक्शन पाया जाता है। उसके बाद जो है ऑल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन सेल आर कलेक्टिवली नोन एज कॉन्ड्रियम। जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है सेल में, ठीक है, जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया सेल में पाया जाएगा उसको हम लोग एक साथ कलेक्टिवली बोल के कॉन्ड्रियोम बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड ऑन फिजिकोलॉजी एक्टिविटी सेल, मतलब कहने का ये मतलब है कि एक सेल के अंदर कितना माइटोकॉन्ड्रिया है, इससे ये पता चलेगा कि वो सेल कितना एक्टिव है, कितना यूज़ हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि उसका फिजियोलॉजी एक्टिव कैसा है, कोई ज़्यादा काम कर रहा है, कम कर रहा है। जो ज़्यादा काम करेगा उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाया जाएगा। फिर है हायर नंबर माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन फ्लाइट मसल्स ऑफ सेल। फ्लाइट मसल्स ऑफ सेल, ये एक लाइन याद रखिएगा, फ्लाइट मसल्स ऑफ सेल। जैसे कि बर्ड्स होते हैं, चिड़िया जो होते हैं वो उड़ते हैं, उसको काफ़ी एनर्जी चाहिए अपने पंख को हिलाने के लिए, तो उनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है हमारे बॉडी के अनुसार, क्योंकि उसका जो फिजियोलॉजिकल एक्टिव बर्ड का है वो हमसे ज़्यादा है। इसलिए जो है फ्लाइट मसल्स ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्लाइट करने में मदद करता है, एनर्जी प्रोडक्ट करता है, इसलिए हम लोग
इसके फ्लैग मसल ऑफ सेल बोलते हैं। अब देख लेते हैं डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले जो छोटा-छोटा जो आप गोलाकार देखिए इसको ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें खुद का राइबोसोम भी होता है, तो अपना जो माइटोकॉन्ड्रिया खुद प्रोटीन भी बना लेता है। इसलिए इसको सेल विद इन सेल के बाद जो है सेमी ऑटोनोमस सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका खुद का राइबोसोम्स है, खुद का न्यूक्लियस है, खुद का डीएनए है, खुद का कंट्रोल ये खुद करता है। तो हम देख लेते हैं कि ये जो आपका ये इस जो शेप दिख रहा है इसको क्रिस्टी बोलते हैं और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है उसके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स कहने का मतलब फ्लूइड। उसके बाद जो एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है आपका जो एटीपी बनाता है, उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसमें डीएनए भी पाया जाता है। तो ये आपका डीएनए का जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए यहाँ भी पे पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मेनली फंक्शन है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एटीपी प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको शुरू से बोला कि ये एक पावर हाउस ऑफ सेल है और माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस ऑफ सेल मैंने जो बताया है उसके अंदर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। वही चीज़ यहाँ भी कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन। यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन काफ़ी हाई होता है, इसलिए हम लोग इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन यही है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स हैव एंजाइम फॉर क्रेब्स साइकिल। इसमें जो बहुत सारे ऐसे एंजाइम भी पाया जाता है जो क्रेब्स साइकिल को मदद करता है। क्रेब्स साइकिल जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ऑक्सीजोम के उधर, ऑक्सीजोम के बारे में भी आपको हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन तत्काल जो इसको समझ लीजिए क्रेब्स साइकिल है उसमें मददगार होता है। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन स्टडीड विद पिन हेड पार्टिकल कोल्ड ऑक्सीजोम। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें ऑक्सीजोम पाया जाता है, उसमें F0 एंड F1 F नॉट भी बोलते हैं, F नॉट और F1 पार्टिकल्स पाया जाता है। उसके अंदर ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस होता है और यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि हेड ऑफ ऑक्सीजोम इज कंसर्न विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन फॉर्मेशन बाय एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इस सिंपल से मतलब जो ऑक्सीजोम होता है उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ये होता है कि उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन के थ्रू से जो है हमारा एटीपी का जनरेशन होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो ये इसका मेन फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। इन शॉर्ट हम कहें तो मेनली जो है आपको 2-3 लाइन ऐसे हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। सेकंड हम ये समझ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज also termed as cell within cell. Mitochondria is also a semi autonomous cell. ये तीन चीज़ आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का राइबोसोम्स होता है, खुद का डीएनए होता है और खुद का न्यूक्लियस भी होता है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल्स पढ़ा दिया है और कोशिश करूँगा कि आप जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आए। और इसका अगला जो टॉपिक होगा वो आपका डीएनए, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल होगा, क्योंकि हमारा जो सेल के अंदर जो भी टॉपिक था, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या लाइसोसोम्स हो गया, जो भी है मैंने आपको डिटेल्स में पढ़ा दिया। इतना भी डिटेल्स नहीं है लेकिन आपके फ्यूचर के लिए आपको बहुत अच्छा होगा। आप पढ़िए, इसको समझिए और अगला वीडियो जो आपका डीएनए न्यूक्लियस में बनेगा। ये मेरा शायद चौथा वीडियो है, पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, इसलिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। और देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप इसको नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और आज का वीडियो के लिए मैं कहूँगा धन्यवाद। ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए, क्योंकि हमारा जो कोरोना है काफ़ी अपना पीक पे है। तो आप होम घर पे रहिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।